तो इससे कि आप विद वीडियोस ऑन यू कैन लर्न. Okay, what we had done in the last class, what is the last example? Can anybody tell? We had done, I think, SF4 sulfur tetrafluoride we had done in the last case, and the ClF3 is also done with. Yeah, we have done with the ClF3 also. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I am just continuing with that part only with the coordination number. Here the steric number will first stay, the steric number 5. So that means the sum of the lone pair plus bond pair will be equal to the 5 only. The examples that we had done is up to the ClF3. तो now I am going to take the example of AB2L3. बेटा जैसे इस फॉर्मूला से क्लियर है, AB2L3 का क्या मीनिंग हो गया? AB2L3 मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है इसमें लॉन पेयर हैं. Is that clear to everybody? 2 bond pair and the 3 lone pairs. Okay. Yes, तो ma'am. coordination number कितना होगा इसमें? What would be the coordination number? Very good. Coordination number would be the 2 because the 2 species are attached. Now, what would happen if we are taking the example is XeF2 xenon difluoride is the example. अब हम इसको बिना बॉक्स डायग्राम से बनाए भी आराम से कर सकते हैं if you know the valence electron count. वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था. तो xenon के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? xenon इज अ नोबल गैस, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. एंड हाउ मेनी मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर? 2 मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर. तो रफली हमारे पास कितने बॉन्ड बनेंगे मोनोवेलेंट एटम के साथ? 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए विद 1 ऑन ईच साइड. 2 इलेक्ट्रॉन तो xenon के यूज अप हो गए. तो बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब xenon के पास? नाउ द xenon इज लेफ्ट विद द हाउ मच इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन. हाँ जी बिल्कुल. 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने लॉन पेयर होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होंगे 3 लॉन पेयर. और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि लॉन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द पोजीशन विद द हायर बॉन्ड एंगल्स. And if we are having this geometry beta, so this geometry is the trigonal bipyramidal geometry. Hybridization would be the sp3d2, and if the lone pairs are involved, the geometry will not be the perfect, the geometry would be the distorted trigonal bipyramidal. Okay, and the 3 bond pairs are there. Sorry, 3 lone pairs are there and the 2 bond pairs are there. इसी की वजह से डिस्टॉर्शन आया. डिस्टॉर्शन का रीजन सब बच्चों को पता है. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर देयर एंड बॉन्ड एंगल्स आर नॉट द परफेक्ट वन as in the ideal geometry. There are less than 90 degree and less than 120 degree. तो इसकी शेप कौन बताएगा? Who will tell the shape बेटा? What is the shape of this? T-shaped. Linear. लीनियर. हाँ बिल्कुल करेक्ट, लीनियर. अब ध्यान से देखना है, एसपी में भी लीनियर आता है. एसपी में वो जो लीनियर है दैट इज द ज्योमेट्री. Here I have taken the shape and shape में आपको लॉन पेयर नहीं देखना है. तो this is XeF2. इसके साथ हमारा स्टेरिक नंबर जो 5 है that we have completed. ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 के जितने भी केसेस हैं they are very important. I am again repeating. The first one is a perfect trigonal bipyramidal, then is a seesaw. उसके बाद हमने पढ़ा था टी शेप्ड और लास्ट में आ गया लीनियर. ये मैंने शेप बोला है इनका लास्ट 3 का. बाकी ज्योमेट्री लास्ट वाले 3 में डिस्टॉर्टेड 1 होगी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द स्टेरिक नंबर 6 बेटा. स्टेरिक नंबर 6 में आपका लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों का सम कितना होगा? अगेन 5 6. अब लेके चलते हैं इसके केसेस. सबसे पहला केस तो लेते हैं SF6 का. SF6 is a sulfur hexafluoride. तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर इज अ 3s2 and 3p4. Is that correct? Yes, ma'am. मोनोवेलेंट है तो मोनोवेलेंट होगा तो 6 इसके पास आ जाएंगे बॉन्ड विद द फ्लोरीन ऑन ईच साइड.
बॉन्ड कैसी रहेगी ज्योमेट्री ये भाई? यू कैन ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम। अब आप इजीली कर सकते हो। बॉक्स डायग्राम बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने हैं, तो यस 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 6 फ्लोरीन्स आर देयर, तो उसके हिसाब से आप बॉक्स डायग्राम भी बना सकते हो। तो आप आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके और मोनोवैलेंट एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बच्चा जी ये है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज अ ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ऑल द बॉन्ड एंगल्स। एंड इफ यू पीपल आर सीइंग इन दिस मैनर, इस तरह से देखो तो ये 180 हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है जी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चा क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज अ 6 अगेन। तो लेट्स टेक द अनदर केस ऑफ स्टेरिक नंबर 6. अनदर केस ऑफ स्टेरिक नंबर 6 इज बेटा A, B, 5 and L. Okay, A, B, 5 and L. Can anybody give the example of A, B, 5 and L? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मॉलिक्यूल लिखती हूँ, आप मुझे करके बताना। आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन? हाँ जी बिल्कुल सही। S2 and P5 इज देयर, तो 7। अब बच्चा जी मोनोवेलेंट कितने लगे हैं? हाउ मेनी मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर? 5। 5. हाँ बिल्कुल 5. है, तो 5 तो बना दो सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चा, आप कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं आयोडीन पे? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन आयोडीन? 2. 2। तो 2 का क्या कर देंगे? एक लॉन पेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी क्वेश्चन आपसे आंसर लेना है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया है, वेदर इट इज अ इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन और नॉन इक्वलेंट? यस नॉन इक्विवेलेंट। बच्चा बेटा जी, नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब आपके पास 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल आएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 टाइप की पोजीशन थी, एक इन द प्लेन थी 120 वाली, एक आउट ऑफ प्लेन थी अबव एंड बिलो 90 डिग्री वाली। तो बच्चा वो नॉन इक्वलेंट है। ऑक्टाहेड्रल में कभी भी गलती से भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं बोलना। यहाँ पे तो बोल सकते हो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। मैम क्यों नहीं बोलना? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड एंगल थे। अब ऑक्टाहेड्रल वाले केस में सारे बॉन्ड एंगल सेम है। 90 और 180 बोलना है मैंने उसे। ऊपर नीचे देखोगे तो 90 ऐसे ऐसे देखोगे 180 है बेटा, वो एंड नहीं है। तो ऑल आर 90 डिग्री, सारे के सारे बॉन्ड एंगल है, तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल टर्म यूज नहीं होगी। और ये किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है? ये है इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन। इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, यू कैन गिव मी अ थम्स अप क्विकली. If this is clear, you can give me a thumbs up. Very good. Good response from the class. Okay, तो अब बच्चा इसकी हमें जो तो S2P5 था, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। ठीक है, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। sp3d पहले चल रही थी तो sp3d2 हो जाएगी। SF6 के केस में भी sp3d2 है। ओके, यहाँ पे भी सेम केस है। तो बेटा अभी नेक्स्ट आया हमारे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या लिखेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर, डिस्टॉर्शन क्यों आ रहा है बेटा? डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। अब क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैम हमें ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल आया, डिस्टॉर्टेड नहीं आया, तो आप ऑक्टाहेड्रल को टिक करोगे। अगर आपको पेपर में ऑप्शन में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों आते हैं तो पता ही है सब बच्चों को कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। एंड व्हाट अबाउट द शेप? कैन एनीबॉडी टेल? बेटा दिस इज, हाँ जी, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिडल। बिल्कुल, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट केस। दिस इज अ सेकेंड केस ना, दिस इज अ B1 AB5L, उसके बाद AB4L2। तो बेटा दिस इज अ थर्ड केस ऑफ स्टेरिक नंबर 6। तो अभी भी हमारे पास लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम होगा 6, बट कोऑर्डिनेशन नंबर दिस टाइम विल गो टू द 4। ठीक है जी। एग्जाम्पल इज XEF4। एग्जाम्पल किसी को कुछ भी नहीं रटना है। When there will be the molecule in the paper before you, the two things you must know. The one thing is किस स्टेरिक नंबर पे कौन सी ज्योमेट्री बनती है, वो आप कर लोगे आराम से, आपको सब लाने। एंड द सेकेंड थिंग इज वैलेंस शेल काउंट कितना है, बस मोनोवेलेंट पता है तो दैट्स इट। अब जीनॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबको पता है, नोबल गैसेस है तो 8 वुड बी देयर, तो 4 तो होंगे इसके साथ।
5, 6 and 7, 8, that's it, all done. इसमें कुछ ऑक्सीजन डाल दे मिक्स करके, तो सबको पता है ऑक्सीजन वुड बी अ डबल बॉन्ड मेकिंग करेगा जीनोन के साथ अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो यहाँ पे बन गया आपका अगेन ये एग्जांपल इज sp3d2. ओके, एंड देन इज योर distorted octahedral one. Okay, and the last one is a shape. What about the shape? Bond angle इन सभी में less than हो जाएंगे 90. हाँ जी, yes. Yes, please keep yourself on mute. Yes, this shape is a square planar. So this is the last case of steric number 6. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, beta. Steric number 7. This is the last coordination number. और steric number 7 में जितने भी cases हैं, coordination number 7 वाला भी और coordination number 6 वाला भी, वो हम यहाँ पे लेंगे. तो स्टेरिक नंबर 7 में पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 7 ले लेते हैं, मतलब 7 की 7 स्पीशीज इसके साथ अटैच हैं. द एग्जांपल इज IF7. आयोडीन का आप लोगों ने बच्चा मुझे अभी बताया कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 मोनोवैलेंट एटम है. इसके लिए ज्योमेट्री देख लेते हैं. आयोडीन वुड बी एट द सेंटर. कौन सी ज्योमेट्री है भाई ये बच्चा जी? पहले मैंने पेंटागन बनाया था, तो दिस इज अ पेंटागोनल. Yes, this is a bipyramidal, pentagonal bipyramidal, and to all the corners of a pentagon there would be the fluorine with the one electron each. By the fluorine and the iodine we have formed this bond, one above the plane and one below the plane. इसमें दो तरह के bond angle हैं. The one is 90 degree above and below the plane and other is a 72 degree in the plane. तो कैसी hybridization हुई बच्चा ये? Is it a equivalent or the non-equivalent? I can't hear you properly. Yes, this is a non-equivalent beta, क्योंकि दो different type के bond angle हैं. Non-equivalent hybridization. Okay. And यहाँ पे axial equatorial आप बोलोगे, क्योंकि दो different type के bond angles हैं, and hybridization जो है फिर वो non-equivalent होगी. Plane वाला कुछ होगा, ऊपर नीचे वाला अलग होगा. चलो जी, ठीक है जी. अब ये तो आ गया आपका. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है ये भी देख लेते हैं. एक डी में और इंक्रीमेंट होगा, sp3 एंड d3, दैट विल बी इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन. And next is us again steric number 7 is there, but this time IB6 and L. ये एग्जाम्पल बहुत important example I am going to take. So I am shifting the slide. I may need some more space. Beta, keep yourself on mute. Somebody is not muted. Keep yourself on mute. Till I can hear the disturbance, beta. Thank you so much. Keep yourself on mute. Xenon hexafluoride is a molecule. Xenon hexafluoride is the molecule. In the xenon hexafluoride, the xenon noble gas is having that total of 8 electron in the valence shell. So it will form the 6 bonds. बनाएगा ये इसके साथ आपकी हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचेंगे, वो रहेगा लॉन पेयर. तो अगर मैं इसको इसके हिसाब से बनाती हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करना है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सुन लो. Yes, everybody is getting disturbed. Please be on mute. Xenon and the hexafluoride is there. अब एक लॉन पेयर होगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैम लॉन पेयर को कहाँ पे रखा जाएगा. मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यू डोंट हैव टू क्रैम इट, कि लॉन पेयर एक्सियल पे आएगा या लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा. तो मैम कैसे देखेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया था? बॉन्ड एंगल जहां पर ज्यादा होगा. बिल्कुल सही. लॉन पेयर वहां पे जाएगा जहां पे हाई बॉन्ड एंगल हो, है ना. ज्यादा बॉन्ड एंगल जहां पे होगा वहां पे हम लॉन पेयर को रखेंगे. In the case of the trigonal bipyramidal geometry, the bond angle is more at the equatorial, that is 120 degree. Is that correct? Correct. But in the case of the pentagonal bipyramidal geometry, the bond angle is more at the axial. So you are going to place this lone pair of the electron on what position?
you are going to place that lone pair of the electron on the axial position. तो अगर आप axial और equatorial को क्रैम करोगे तो TBP से PBP में बदल जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप रख रहे थे वो आंसर रॉन्ग आएगा। बट एक्चुअली में इन द केस ऑफ बोथ द ज्योमेट्री, द वन थिंग दैट होल्ड इज कि लोन पेयर को वहां पे रख दो जहां पे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ पे रख दिया। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3d3, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसके बॉन्ड एंगल होने चाहिए लेस देन 72 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये बात समझ में आई है इसके केस में। तो frequently I can see the thumbs up. 2 participants have raised the hand. If you want to ask anything, we'll okay, I think you people are giving me a thumbs up in giving me a raised hand instead of a thumbs up. Okay, it's okay. We'll ask your doubt if you are having at the end of the class. Okay, अब मैं इसके बारे में एक बात बताने जा रही हूँ that is very very important. What is this thing? Whosoever are saying to repeat, this is the same molecule that I am taking. अब इसमें क्या problem है in this complex? बेटा इसको ना मैं एक आपको एग्जांपल की दे के विजुअलाइज करना है इसको। Xenon is very large in size, है ना, and the fluorine is a 2p member, it is small in size. अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो बेटा कि एक बहुत बड़ी बॉल है, ठीक है, उसके ऊपर छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल सरफेस है जिन बॉल्स का, वो वैसे ऐसे रखी हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हमने प्लेस की हुई है। अब छोटा साइज का फ्लोरीन जब बड़े सरफेस एरिया वाले जीनन के ऊपर जाएगा तो ये जो जीनॉन का लॉन पेयर है ना, उसके पास सफिशिएंट प्लेस बच जाएगा कि वो स्पेस में ऐसे बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये वाला जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर उस केस में हो जाता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। जरा ध्यान से देखना इस बात को, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव का मीनिंग है, अब लॉन पेयर कैसा होता है? लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। लॉन पेयर इज एक्चुअली ऑन द वन एटम ओनली, उसी का न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। वैसे भी जीनॉन का साइज बहुत बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसको अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन की परवाह नहीं है। ये लॉन पेयर तो बच्चा मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा बलून बना रही हूँ, अदरवाइज तो ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये उनकी बाउंड्री तो हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये थोड़े से और डिलोकलाइज हो जाते हैं और उनको स्पेस मिलता है तो थोड़े से बाहर हो जाते हैं। तो इट सीम्स लाइक कि वो है ही नहीं है स्ट्रक्चर में। तो इस मॉलिक्यूल को जब ऑब्जर्व किया गया ना, तो ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई देता है ऑक्टाहेड्रल, एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस इज अ एक्सेप्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि ये एक्चुअली में डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल जिसकी ज्योमेट्री है वो देखने से कैसा लग रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल की तरह लग रहा है। अब इसी को मैं कंपेयर कर रही हूँ किससे, ध्यान देना जरा, इसी को मैं कंपेयर कर रही हूँ XeBr6 से। अब XeBr6 के केस में क्या हुआ, बिग बॉल तो है पर बिग बॉल के साथ जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो भी बड़े हैं। तो जब आपके सराउंडिंग एटम्स बहुत बड़े होते हैं तो उस केस में आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव नहीं हो पाता, एस्केप नहीं हो पाता आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस केस में ये आपको पीबीपी की तरह दिखाई देगा, यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल की तरह दिखाई देगा। दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि जो आपका XeF6 मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्शनल होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, एंड इट लुक्स लाइक अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इफ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज आपके जेई के पेपर में लिखी हुई आती है XeF6 की एक्सेप्शन के बारे, तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू XeF6 में due to the large size of xenon and the smaller size of fluorine, lone pair chemically inactive हो जाता है, तो it looks like a octahedral, but it is not in the case of the rest. ठीक है, is that clear everybody? Yes, ma'am. Everybody? Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now we have completed this hybridization concept. देखो मैंने इसमें, because we are having a less time left,
मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड द हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने आपको सारा इकट्ठा कवर करवा दिया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ही लेके। तो इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, एग्जाम्पल देके पहले चलो बता देती हूँ। बेटा जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्लास में एक पोल में क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था SnCl2, और मैंने पोल में जो क्वेश्चन दे दिया दैट इज GE यानी कि जर्मेनियम Cl2, और आप कंफ्यूज हो गए। अब आप देखो कि आपको जितने भी मॉलिक्यूल क्लास में पढ़ाए गए हैं, उन मॉलिक्यूल को अगर आप दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाते हो, उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देख के, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जितने भी पेपर में आ रहे हैं, या जितने भी प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। कभी हाइब्रिडाइजेशन में गलती नहीं होगी। क्यों? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आप पढ़ के गए, मैम ने कॉपी पे लिखवाया है। SnCl2 जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बेंट होगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर होगा, ठीक है, और बॉन्ड एंगल इसका लेस देन 120 डिग्री होगा। ये मैम ने पढ़ाया। तो बच्चा अगर पेपर में जर्मेनियम आता है ना, तो आप इस बात को याद रखोगे कि जो मॉलिक्यूल आप पढ़ के गए हो, उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम अगर किसी और सेंट्रल एटम से चेंज कर दिया पर वो उसी ग्रुप में है, अब बच्चा Sn के साथ वो Br लगा ले, Sn के साथ वो I लगा ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। अब अगर वो Cl सेम रखे और Sn की जगह Ge लगा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने मॉलिक्यूल मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पे, बस इतना सा चेंज आएगा कि वो उसका सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम उसके ग्रुप वाला डाल देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पढ़ाया, जैसे लेट से वाटर पढ़ाया, उसने पेपर में H2S पूछ लिया, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है। ओके Is that clear, beta? Is this thing clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. People are understanding कि if you people are taking any of the example from the class, but in the exam perspective you are having in the exam some different central atom position same है, तो it's okay. तो अब मैं ये expect कर रही हूँ आप लोगों से, संडे को आपका टेस्ट भी है, you people might have been informed, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो कोई भी पेपर में आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा क्या सोचा है, बिकॉज वी आर हैविंग नाउ द, बेटा ये ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम नॉट सपोज टू आंसर यू, मुझे नहीं पता है, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जितना टाइम बचा है वो चैप्टर बता देती हूँ। उससे क्या होगा कि व्हेन यू विल अपीयर फॉर द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, whenever it would be, तो थोड़ा आपको इजी होगा, फिर जो डाउट रहेंगे वो हम लेते रहेंगे। तो इज दैट ओके फॉर यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा इसको क्रैश कोर्स की तरह लेके चलेंगे, थोड़ा आपको आता भी होगा 11th का। बच्चा ये सब बच्चों ने सुना हुआ है, ये रूल सुना हुआ है, फजान रूल? Yes. Yes. वेरी गुड। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले थियोरी बता रही हूँ, ठीक है, रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस सुन लो ध्यान से बच्चा। अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड है दो सेम एटम के बीच में, ठीक है, उस केस में ये कोवलेंट बॉन्ड होता है 100% कोवलेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल सेंटर में रहता है। अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज होता है तो ऑब्वियसली वन ऑफ देम वुड बी हैविंग द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू द अदर। तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो जाएगा। मैंने ट्रांसफरेंस नहीं कहा, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाएगा तो वो कंप्लीट आयोनिक बन जाएगा। अभी इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू दैट स्पीशीज एंड इन दैट केस दैट विल एक्वायर द सम नेगेटिव चार्ज, और मैं उसको पार्शियल बोलूंगी, स्मॉल नेगेटिव चार्ज एंड द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में आपके पास हम बोलेंगे आयोनिक करेक्टर इन द कोवलेंट बॉन्ड।
इस केस में वी विल से कि आयोनिक कैरेक्टर गेट्स डेवलप्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ मुझे थम्स अप देके कि मैम हमें समझ में आ गया कि आयोनिक कैरेक्टर कब होगा और कब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी, वेरी गुड। हाँ जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है तो कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ बेटा। और विड्रॉ करेगा तो जो पहले न्यूट्रल था आपका सिस्टम, जो पहले आपका सिस्टम नॉन पोलर था, जो पहले आपका बॉन्ड 100% कोवलेंट था, अब उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा और वो लेस देन 100% कोवलेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब ये जो आपका आयनिक कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा होगा, कैसे पता लगेगा? आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली इन द कोवलेंट बॉन्ड बच्चा। आयनिक कैरेक्टर इन द कोवलेंट बॉन्ड बेटा इन द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधी सीधी बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और वो जो आपका क्वेश्चन है वो ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है बेटा? मैंने यहाँ पे कुछ स्पीशीज लिखी हैं, ये मैंने आयोनिक कंपाउंड वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको कि कब बनेगा आयोनिक बॉन्ड, कब मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर आएगा। देखना आप, लिथियम और फ्लोराइड लिया मैंने, एक मैंने सोडियम और ऑक्साइड लिया, इसका कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया, एक सोडियम का भी ऑक्साइड मैं ले लेती हूँ। चलो इन्हीं दो एग्जांपल में से पहले डिसाइड कर। अच्छा, ये दो कंपाउंड मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। आपको क्या लगता है इन दोनों में से आयोनिक कंपाउंड कौन सा ज्यादा होगा? विच इज मोर आयोनिक? लिथियम फ्लोराइड। Lithium fluoride. Yes, everybody is saying this answer कि lithium fluoride होगा। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके, सोडियम ऑक्साइड तो मैंने लिखा नहीं। अब देखो मैंने कैसे आंसर दिया, बड़ा क्लियर कट इसका डिसीजन है। जब आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay. I have muted everybody because this is creating the disturbance in the class. So listen to me. So in the case of the lithium fluoride, when you people will see the one of the ionic compound जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं, दो आपके पास जो एटम्स पड़े होंगे, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, अगर वो पीरियोडिक टेबल में फार सेपरेटेड हैं। फार सेपरेटेड का मीनिंग क्या हुआ? जैसे लिथियम किसका एलिमेंट है? लिथियम एलिमेंट है ग्रुप 1 का। फ्लोरीन किसका एलिमेंट है? फ्लोरीन एलिमेंट है ग्रुप 17 का। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और एक्सट्रीम राइट वाले जो एलिमेंट है वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और फ्लोरीन तो आप सभी को पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस केस में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो बच्चा जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो वो कंपाउंड आपका ज्यादा आयोनिक हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। और सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कहाँ पे बनते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17। जब आपने कैटायन कहाँ से लिया हो? 1 से, और एनायन कहाँ से लिया हो? हैलोजन से। या कब आयनिक बनेंगे? जब आप ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 16 ले लो। तो आपको ऐसा, इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को लर्न नहीं करके जाना है। यू पीपल जस्ट हैव टू सी द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने पहले आपको बहुत सिंपल वे में बोला था कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट चेक कर लो बस। जितना ज्यादा डिफरेंस पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन में रहेगा, जो जितना ज्यादा मेटल है और जितना ज्यादा नॉन मेटल है उसकी उतनी पॉजिटिव और माइनस बनाने के एनायन
बनाने की टेंडेंसी रहेगी और वो उतना ज्यादा आयनिक रहेगा। तो आयनिक कैरेक्टर इन द कोवलेंट कंपाउंड ढूंढने का अगर आपको 4 ऑप्शंस में से क्वेश्चन आता है तो आपको बस उसका पोजीशन देखना है पीरियोडिक टेबल में। बच्चा कंसेप्ट रखो, एग्जांपल कोई भी दी हो, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। अब मैंने बात की थी आपसे फजान रूल के बारे में। बेटा फजान रूल इससे रिवर्स है, इसको ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजान रूल के केस में आपको देखना होता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट इसका मतलब ये हो रहा है कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ दूसरा कैरेक्टर उसमें आ रहा है। तो रिगार्डिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड आपको बेटा क्या याद रखना है, मैं पहले थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम बना के बता देती हूँ। अगर आपका जो कैटायन है वो स्मॉल साइज का है, बच्चा जी ये पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपका जो कैटायन है उसका स्मॉल है साइज, ठीक है, पहली बात। एंड द सेकेंड थिंग इज जो आपका एनायन है उसका है लार्ज साइज, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस केस में, when the cation is of the small size and the anion would be of the large size। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, you are studying this topic in the physics also। तो whenever your cation would be the small ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसका जो क्लाउड है ना बच्चा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट ज्योमेट्री में नहीं रहेगा, इसका हो जाएगा डिस्टॉर्शन इन द नेगेटिव क्लाउड, ठीक है। अभी हम डिस्टॉर्शन के बारे में जानते हैं, हमने काफी सारा पढ़ा है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के बारे में। डिस्टॉर्शन इन द क्लाउड हो जाएगा नेगेटिव के बारे में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बहुत बड़ा था, उसका क्लाउड बहुत फैला हुआ था, उसका फील्ड वीक था। तो वो क्या करेगा, उसका जो नेगेटिव क्लाउड है वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ खिंच जाएगा। तो बेटा इस जो नेगेटिव का जो क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसकी पोलराइजेबिलिटी इज द power, is the ability of this anion due to which its negative cloud gets distorted, that is called polarizability। because ये कौन कर रहा है, ये कैटायन कर रहा है, तो ये बोलेंगे इसकी पोलराइजिंग पावर। इसको क्या बोलोगे, इसकी पोलराइजिंग पावर। तो अगर कैटायन स्मॉल साइज का होगा तो उसकी पीपी में, बच्चा किसको लिख रही हूँ, पीपी में पोलराइजिंग पावर को लिख रही हूँ। अगर कैटायन स्मॉल होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर एनायन लार्ज होगा तो उसके केस में क्या ज्यादा होगा, उसके केस में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्मॉल कैटायन मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा, लार्ज एनायन मतलब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्या फिनोमिना देख रहे हैं हम, पोलराइजेशन देख रहे हैं। बेटा अब ये कैसे बना था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बना था। अब उसमें जब डिस्टॉर्शन हुआ तो कुछ पोर्शन इनमें शेयर्ड हो गया, तो जब शेयर्ड हो गया तो अब ये कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें वैसे 3 कंडीशंस होती हैं, तीसरी कंडीशन में पढ़ देती हूँ आपको। पहला तो कैटायन शुड बी स्मॉल साइज, एनायन शुड बी ऑफ द लार्ज साइज, और जो आपका कैटायन है अगर वो डी ब्लॉक वाला है, उसमें डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना, अगर वो वाला है तो आपको पता है डी का पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो आगे शील्ड नहीं कर पाता, तो ऐसा कैटायन तो और ज्यादा दूसरे को पोलराइज कर देगा, ठीक है। तो अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो और बढ़िया है। अगर आपको डी ब्लॉक वाला एग्जांपल में नहीं आ रहा, अगर मान लो 3 आ रहे हैं जिसमें से एक ऐसा है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो उस केस में तो फिर डी से सारा चार्ज बाहर निकल के न्यूक्लियर का पकड़ लेगा एनायन को, तो वो और अच्छा पोलराइज करेगा। मान लो आपको ऑप्शन में डी वाला नहीं आ रहा, सारे ही एसपी या मेन ब्लॉक मेन ग्रुप वाले आ रहे हैं, तो उस केस में आप क्या चेक करोगे कि कैटायन कौन सा स्मॉल है और एनायन कौन सा बड़ा है। तो जितना स्मॉल कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ये किस कैरेक्टर में आ रहा है, इन द आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड। तो इज दैट क्लियर? इसको 2 4 5 एग्जांपल से करेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्या देखोगे बच्चों,
पहला देखोगे सबसे स्मॉल साइज का कैटायन, दूसरा देखोगे बड़े साइज का एनायन, और अगर डी ब्लॉक वाला है वो तो आपको नजर आ जाएगा, वो जल्दी पिक कर लोगे। तो इस केस में आपका आयोनिक बॉन्ड भी 100% आयोनिक नहीं रहेगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर बेटा जी? यस मैम। Yes, ma'am. मैं ना बोर्ड पे कुछ एग्जांपल और मैं इस पे आपको पोल दूंगी, आप चेक करना बच्चा। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड है, चलो 4 बहुत है। आपको मुझे पहले बताना है मोस्ट कोवलेंट। अभी कोई आंसर नहीं करेगा बेटा, रुको। नाउ यू पीपल कैन आंसर। पहली बात तो सभी को आंसर करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वोंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन तो आपके दिमाग की केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आएगी कि आप कितना पढ़ रहे हो। अभी बहुत कम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है। आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, एवरीबडी। मुझे गलत सही आंसर से मैटर नहीं करता, वो तो हम है ही हैं आपको सिखाने के लिए। मैम पोल नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पर। पोल नहीं आ रहा है बेटा, मैंने तो लॉन्च कर दिया है बच्चा। चलो जिसका नहीं आ रहा है वो थोड़ी अलग बात है। अभी मुझे 100% चाहिए, रेस्ट बाकी भी करो, चलो ट्राई करो फास्ट। ओके, मैंने मोस्ट कोवलेंट पूछा था। अब मोस्ट कोवलेंट में क्या चेक करना था, पहले तो ये देख लें। स्मॉल कैटायन चेक करना था, आपको खुद अपना पता लग जाएगा कि मैंने क्या आंसर दिया है। और लार्ज एनायन चेक करना था, ठीक है बेटा। कैटायन तो था सब में सेम, तो आपको सिर्फ लार्ज एनायन चेक करना था। तो जिन बच्चों ने तो डी ऑप्शन दिया है वो बच्चे सही हैं। अब आप देख लो आप लोगों ने क्या आंसर दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गलत आंसर दिया है वो थोड़े अपने आप को करेक्ट करें। गलत सही मैटर नहीं करता है, एग्जाम में बहुत मैटर करता है बेटा। यहाँ तो सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो। कैटायन छोटा, एनायन बड़ा। तो कैटायन तो बेटा जी सेम था सब में, तो एनायन बड़ा देखना था, तो एनायन इसमें पड़ा है। ऑप्शन वुड बी सेम। नाउ आई हैव चेंज द क्वेश्चन। अभी कोई आंसर नहीं करेगा। Yes, you can answer now. आंसर सभी को करना है। Everybody is fast. Very good. Very good. Very good. Good students. पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, आंसर भी सही है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का। यस, लिथियम फ्लोराइड। बच्चा जी अगर आप ऑर्डर लगाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, और जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो इट इज क्लियर टू एवरीबडी आई थिंक टिल नाउ। यस मैम। तो हमें क्लियर है, एंड ये भी क्लियर है हमें। यू कैन से कोवेलेंट कैसे देखेंगे, आयनिक कैसे देखेंगे, और ये क्वेश्चन कोई बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग पे। ध्यान से सुनना बच्चा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है कौन से ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो बेटा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखोगे कि सिमिलर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। सिमिलर एनर्जी, एनर्जी अगर सेम नहीं है तो भी चलेगा,
वो वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिनकी सिमिलर एनर्जी है। सिमिलर एनर्जी का मतलब है 1s का ओवरलैप 2s से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s का ओवरलैप 3s से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम वहां पे आता है जहां पे आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का हो, तो वहां पे पुअर बॉन्ड बनेगा, मतलब पुअर ओवरलैप होगा। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्री शुड बी सेम। सिमेट्री शुड बी सेम। एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, पर सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तब ओवरलैप होता है। अब मैं इसके बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताऊंगी पहले, फिर आप आंसर देना। बेटा एस का ओवरलैप हमेशा एस से ही होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात इधर मैं लिख रही हूँ। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी पढ़ा होगा 11th क्लास में। जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो बेटा वहां पे एक ये फंक्शन देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? Yes, whosoever are saying, they are saying absolutely correct. This is called as psi. Although it is starting from a p beta, but this is not pronounced as psi. This is psi. ठीक है, p is a silent over here. और इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। और जो आपका वेव फंक्शन होता है, अब आपको पता है ना बेटा जी, इलेक्ट्रॉन जो है आपका वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, उसका डुअल करेक्टर है। गिव मी अ थम्स अप इफ यू पीपल नो दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन इज एग्जिबिटिंग अ डुअल करेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। कम है रिस्पॉन्स, सभी को बेटा नहीं आता है तो सीखना है, पर पार्टिसिपेट जरूर करो डिस्कशन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह चलता है, तो वेव तो बेटा क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो, इसी को हम साई बोलते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्पेशल है भाई, वो तो मटेरियल भी है और आपका वेव भी है। तो इस केस में वेव फंक्शन ऑफ, ये मैं लिख देती हूँ कि ये जो आपका वेव फंक्शन होता है, ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड होता है। किसका एम्पलीट्यूड होता है? इलेक्ट्रॉन का। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में जाता है, तो उसके एम्पलीट्यूड को साई कहते हैं। और जब मैं ओवरलैप की बात करती हूँ ना, मतलब उनके साई मिक्स होते हैं। अब दूसरा ओवरलैप का मतलब है जैसे एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा, उसके ऊपर दूसरा आएगा या नीचे आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पूछ रही हूँ आपको, आपने ये पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आता भी होगा आपको। बच्चा जी, जो आपका दो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो कंबाइन करते हैं, क्या वो ऐसे हो सकते हैं मल्टीप्लाई? बताओ मुझे। Can the two orbitals function be multiplied? Repeat. I am asking, if I am saying the overlapping of atomic orbitals, can the two wave functions of atomic orbitals will multiplied? कभी भी नहीं। अब आप देखो, इस वेव के ऊपर मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं कर सकते हो ना। आप वेव के ऊपर दूसरा वेव फंक्शन कैसे ओवरलैप करवा सकते हो? या तो ऐसे करा सकते हो जैसे मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ। तो जो मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, इसको एडिशन बोलते हैं। अब जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपका वेव फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता है बेटा? मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ जी, आपका वेव फंक्शन कभी डिवाइड भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ क्या हो सकता है? प्लस माइनस। हाँ, Add and subtract. वेरी गुड बेटा। या तो वो ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट। कभी गलती से भी ऐसे मत सोचना एक वेव को दूसरी वेव से मल्टीप्लाई करेंगे। हम या तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग प्लस में करेंगे या माइनस में करेंगे। एक चीज और बता दूं बच्चा जी, प्लस होता है तो बॉन्डिंग बनता है, माइनस होता है तो बताओ जरा मुझे। एंटी। Anti bonding. बिल्कुल सही। प्लस होता है तो बॉन्डिंग बनता है, माइनस होता है तो एंटी बॉन्डिंग बनता है। कोई बच्चा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सोचेगा, ये नहीं होता है वेव फंक्शंस में। चलो अब अपने कंसेप्ट पे आते हैं। एस में एस की मिक्सिंग हो सकती है, ट्रू, ठीक है। एस में पीजेड की मिक्सिंग हो सकती है, ट्रू। कैसे हो सकती है? ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका पीजेड ऑर्बिटल है। पीजेड को हमेशा हम हॉरिजॉन्टली मानेंगे, लेटा हुआ ऑर्बिटल मानेंगे। प्लस में प्लस मिक्स होगा, ये एस ऑर्बिटल हर जगह प्लस होता है, मींस इसका क्रेस्टी पोर्शन होता है, ठीक है। वेव फंक्शन का साइन प्लस होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड आई हैव टोल्ड इट आई थिंक 2 or 3 टाइम्स। बचा, ये एस और पीजेड में मिक्सिंग होती है। अच्छा, एस और एस कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? Sigma. Sigma.
सिग्मा एस और पीजेड भी, जब भी एक एस आएगा ना तो सिग्मा ही बनना है। एस और पीजेड जब मिक्स होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? बिल्कुल बॉन्ड बनता है। एस के साथ कभी पीएक्स का ओवरलैप नहीं कर सकते आप लोग। एस के साथ कभी पीवाई का ओवरलैप नहीं कर सकते आप लोग। समझ में आ रही मेरी बात? ये सिग्मा नहीं बनेगा। पीजेड के साथ आप पीजेड का ओवरलैप कर सकते हो, प्लस वाली लॉब में प्लस वाला मिक्स होगा, माइनस वाली लॉब में माइनस वाला मिक्स होगा, यहाँ पे ओवरलैप पॉसिबल है और सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा। पी जेड के साथ पीएक्स को आप मिक्स नहीं कर सकते। पीजेड के साथ आप पी वाई को भी मिक्स नहीं कर सकते। तो जो नहीं पे लगाए हैं पेपर में आए अगर, तो उसको टिक नहीं मारना, वो ओवरलैप नहीं होता। और रीजन क्या है? सिमेट्री मैच नहीं होती। पीएक्स के साथ आप पीएक्स को मिक्स कर सकते हो। और ये बॉन्ड कौन सा बनता है पीपी में? कौन बताएगा भाई कैसे होती है? वेरी गुड, पाई साइड वाइज ओवरलैप। पी वाई में पी वाई मिक्स हो सकता है सेम मैनर से, वो भी पाई बॉन्ड बनता है। डी जेड स्केयर में एस मिक्स हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। डी जेड स्केयर में पीजेड मिक्स हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैंने सिग्मा और पाई के सारे केसेस बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो प्लीज कंसिडर इट कि इस केस में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, कौन सी ओवरलैपिंग नहीं होती। मैं इसी पे एक पोल जनरेट कर रही हूँ, जल्दी से मेरे को आंसर करेंगे बच्चा। क्वेश्चन है विच इज नॉट सिग्मा। ठीक है, लास्ट स्लाइड है ना, यस लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड। ओके बेटा रुको, मुझे लगता है आए, अच्छा मैं आपको ना एक साइड पे लिख देती हूँ। एक्चुअली आई हैव रेज दैट एस प्लस एस सिग्मा, एस प्लस, ये आप नोट कर सकते हो सब बच्चे जल्दी, एस और पीजेड सिग्मा, एस और डी जेड स्क्वायर सिग्मा। ठीक है बेटा, और पीजेड और पीजेड सिग्मा, डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर सिग्मा, ये हैं आपके सिग्मा की कैटेगरीज। ठीक है, पीजेड स्क्वायर प्लस पीजेड भी सिग्मा ही होगा। पीजेड स्क्वायर होता ही नहीं है ना बेटा, पीजेड ही तो होता है। हाँ पीजेड स्क्वायर, पीजेड और डीजेड स्क्वायर सिग्मा होगा, बिल्कुल होगा जी। दोनों सिग्मा वाले हैं, बिल्कुल मिक्स होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पीएक्स और पीएक्स आपका पाई होगा, पी वाई और पी वाई आपका पाई होगा। चलो मैं आपको डी वाला भी बता देती हूँ। पी वाई में आपका डी वाई जेड जुड़ सकता है और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है। कभी भी पेपर में उस ऑप्शन को टिक नहीं मारना जिसमें ए बी सी डी तीनों हो, मतलब एक्स भी है वाई भी है जेड भी है। बच्चा जी ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं दोनों, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो पी जेड में डी वाई जेड भी जुड़ सकता है, ये पाई होगा। बस इतने ही बन सकते हैं, बाकियों को नोट मारोगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। अब मैं आपको बोल रही हूँ विच इज नॉट सिग्मा, अब वैसे आप कर ही लोगे, पर चलो आई हैव रिटन क्वेश्चन तो यू शुड आंसर। ये बिल्कुल, इसको आप वाई वाले कंसेप्ट से सीख सकते हो, जेड जेड दोनों में कॉमन है। तो पेपर में कुछ भी आ जाए कंसेप्ट वही रहेगा बच्चा। विच इज नॉट अ सिग्मा, yes you people can give the answer quickly. Very good, very good, whosoever have given the answer, absolutely correct. Correct, correct, correct. Everybody has to participate in the discussion. Very good. I want the answer from all. Very good. बेटा सभी बच्चे ट्राई करेंगे. Giving you the few seconds more.
ओके गुड एंड ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर करेक्ट था. कुछ स्टूडेंट्स ने बी सी डी पता नहीं क्यों लिखा है. यू आर हैविंग अ टेबल बिफोर यू बेटा. पहले वाले में पाई बॉन्ड बनता है. तो इज दिस करेक्ट? तो हमने हाइब्रिडाइजेशन वी हैव डन, कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर वी हैव डन, ओवरलैप किसमें होगा दैट वी हैव डन. अब एक आपको पूछा जा सकता है बॉन्ड एंगल के बारे में, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बॉन्ड एंगल के बारे में या बॉन्ड लेंथ के बारे में कॉन्सेप्ट से चलेंगे. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. पहले तो बॉन्ड एंगल होता क्या है. अभी हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रीज में फिक्स्ड बॉन्ड एंगल आते थे, तो वी हैड डन दैट. अब कई बार क्या आता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है. ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो. लिसन टू इट केयरफुली. ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. बेटा ये क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक में भी आता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ठीक है. डाउन द ग्रुप आई हैव टेकन द एलिमेंट्स एंड देन इज H3 इज अटैच्ड. ऐसे ही मैं ले लेती हूँ वाटर. ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके. ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने हमें पढ़ाया है कि अमोनिया के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल 107 होता है. वाटर के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 104.5 होता है. और मैम ने हमें ये भी सिखाया है कि ये है आपका पिरामिडल, and we have also done that this is a V shaped, isn't it? But हमें पेपर में आ गया ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल. लगाओ बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर है, किसका ज्यादा है किसका कम है. तो इनका तो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल दे सकती हूँ, सेम आंसर आएगा, नीचे वाला भी ऑर्डर सेम आएगा. बेटा आप इन एलिमेंट्स की पोजीशन और इन द पीरियोडिक टेबल के बेस पे चेक करोगे. सबसे पहले मैं 3 ही ले लेती हूँ. आई डोंट हैव मच स्पेस लेफ्ट. ओके, तो अभी हमारे पास सी द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. बेटा द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज डाउन द ग्रुप जा रहे हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? क्विकली आंसर मी, क्विकली. Increase. Very good. Prabhu, Harry, Ritik, some students are quite active. I want a good result from all of you, beta. Keep this in mind. अच्छे से हमें हार्ड वर्क करना है बच्चा जी. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के केस में हाँ जी बॉन्ड एंग आपके पास साइज इंक्रीज हो रहा है. तो साइज इंक्रीज होने से बच्चा क्या होगा? साइज बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे. साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो कम होगी, ठीक है ना. तो इसका मतलब इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ होल्ड ज्यादा है, ये ज्यादा हंग्री है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन. तो बेटा चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या लॉन पेयर, इसीलिए तो ये ज्यादा बेसिक भी होता है. वो मैं आपको पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक में, यहाँ पे नहीं आएगा. ये बेसिसिटी वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है. तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होंगे, क्योंकि छोटा भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, पर है तो छोटा है तो रिपल्शन भी फेस करेगा. तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन बेटा नाइट्रोजन के पास जाएंगे ना, तो उस केस में होगा रिपल्शन. रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल इन सभी में से सबसे ज्यादा होता है, और आगे जाते हुए बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो दैट मीन रिपीट करना. हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ प्रफुल. आई एम सेइंग इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन द साइज इज अ स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे बॉन्ड पेयर हैं चाहे लॉन पेयर है, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे. ये वाले हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, और ये तो वैसे ही नाइट्रोजन पे है. इसके पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाएंगे तो वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा. तो जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है. तो बाकियों के कंपैरिजन में इस केस में ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा. और लास्ट तक तो जाके आप देखोगे, एनसीईआरटी का आप डाटा उठा के देख लेना, लास्ट तक जाते जाते तो बॉन्ड एंगल 90 तक पहुंच जाता है. 90 तो बॉन्ड एंगल सिंपल पी ऑर्बिटल्स में होता है, पीएक्स पीवाई पी सेट, ठीक है ना. जबकि हाइब्रिडाइजेशन से तो बॉन्ड एंगल 109 आना चाहिए था. तो इसका मतलब है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा डाउन द ग्राफ. अब इसके केस में देखो, आर्सेनिक के केस में आर्सेनिक बड़ा है, और आर्सेनिक के केस में ठीक है प्रफुल,
आर्सेनिक के केस में बच्चा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास जो है इसमें रिपल्शन फेस नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपल्शन वाले केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बाकियों में बॉन्ड एंगल कम होगा, और यही वाटर वाले केस में है। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ ये चीजें, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है अच्छे से। आयनिक करेक्टर वाला क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे, कोवेलेंट करेक्टर वाला क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ओवरलैप वाला सॉल्व कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लुईस एसिड कौन सा है? मैं कुछ स्पीशीज लिख रही हूँ यहाँ पे, वेरी इजी क्वेश्चन, पोल दूंगी मैं, ऐसे आंसर नहीं करोगे। PF5 is there, BCl3 is there, IF7 is there, ICl2 is there. Wait for a minute. I am giving you बच्चा जी poll. Yes, now you can answer. बात वही है कि मुझे आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स क्विकली। All have to answer. Good. Yes, beta. Few are left in answering. Okay. Almost the answer is correct. Lewis acid होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों ने सही आंसर दिया है BCl3, BF3, Bi3, कुछ भी लिखा हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोल नहीं करवाएंगे, वी डोंट हैव मच टाइम, मैं सिर्फ ऐसे ही दे देती हूँ। वैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ गई है तो इट्स ओके फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है जेई में, I3 नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जेई में कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है I3 नेगेटिव में, पेपर में इसके साथ कोई A+ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको AI3 लिखा आ गया, हाइपोथेटिकल कुछ, तो AI3 भी लिखा आ जाए तो आप इतना तो कर ही लोगे ना बच्चा, A+ एंड I3 नेगेटिव। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? वेरी गुड। तो I3 नेगेटिव को देखो बेटा मैं कैसे बना रही हूँ, थोड़ा क्विकली ले रही हूँ मैं। I2 + I नेगेटिव लिख सकती हूँ बच्चा मैं, I2 + I नेगेटिव लिख सकते हो। लोन पेयर के साथ क्या लिखा है? हाँ, लॉन पेयर गिनने हैं, देखो लॉन पेयर गिनने हैं, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। I2 और I नेगेटिव, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? ये प्रीवियस ईयर जेई है इसलिए मैंने ले लिया है, प्रीवियस मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट टाइम वाला नहीं है। तो I नेगेटिव को रखो सेंटर में। I के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। बेटा प्लीज कीप बी ऑन म्यूट। तो I के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव मींस इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो इसने इसके साथ शेयर कर लिए। ये वाला I कौन सा था? ये वाला I नेगेटिव था। 2 इसके साथ शेयर कर लिए, इन लोगों का तो बन गया सिंगल सिंगल बॉन्ड। बेटा जी हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3। आप देखो ये वही वाली स्ट्रक्चर बन गई जो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टडी करी थी। किसमें स्टडी करी थी? ज्योमेट्री में। अब पेपर में वो स्ट्रक्चर नहीं आई है पर कैटेगरी तो वही है ना बेटा। अब किसी बच्चे का मेरे पास आंसर आया है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी चैट बॉक्स में, पहले मैं बता दूं कैसे आया। अब ये बन गया, पहले तो पूछ ली उसने हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। फिर पूछ उसने ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बायमिडल। मान लो उसने बोल दिया, ये ऑप्शन ना दिया तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? शेप वाला दिया हुआ है लीनियर। अब कि उसने पूछ दिया इसमें कि आप लॉन पेयर कैलकुलेट करो। अब स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी, मेरे पास एक बच्चे का आंसर आया है, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है सैरा शर्मा। वो आंसर उसने दिया था
अब कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये उस बच्चे का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, 9 उसने लॉन पेयर आंसर दिया था। पर कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, सारा काम सही किया, बट उन्होंने ये वाले आयोडीन के लॉन पेयर का फर्स्ट आंसर दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 की 3 लॉन पेयर, और थर्ड पहली ही ऑप्शन थी। तो ऐसी जल्दी पेपर में हमें नहीं करनी है। अब I3 नेगेटिव के रिगार्ड कुछ भी क्वेश्चन आए, ये प्रीवियस ईयर था तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब आयोडीन की जगह पे कोई और वो दे दे, ऐसा हाइपोथेटिकल दे दे I3 नेगेटिव, उसकी वैलेंसी बोल दी इतनी है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली, वी डोंट हैव टू मच टाइम लेफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गोइंग। तो अब हमारे स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमारे स्टूडेंट लुईस एसिड कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, एवरीथिंग आयनिक यू पीपल कैन डू। ओके, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ बच्चा, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, मुझे क्विकली आंसर करना है। सिग्मा और पाई बॉन्ड से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी। Sigma. Very good. Sigma. Correct, absolutely correct. Can the sigma bond be, can the pi bond be present without the sigma bond? Single pi क्या exist करता है क्या? No, ma'am. ओके जी, ओके। अगर मैं रोटेशन की बात करती हूँ, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड बनाया मैंने पीजेड में, ध्यान से देखना, हाँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये बनाया है मैंने पाई बॉन्ड, ठीक है, जिसमें ओवरलैप हो गया, चलो ओवरलैप भी करके दिखा देते हैं, ये हो गया ओवरलैप, ठीक है। तो किस में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, अब ये देखो जरा, देख पा रहे हो मेरे हाथ में पेन, ठीक है, Yes, ma'am. इस पेन की तरह है, और जो मेरे दो हाथ है ना, वो दो एटम है जिन्होंने ये बॉन्ड बनाया है, तो वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है। मेरा हाथ तो देखो स्क्रू नहीं लगे हुए हैं, तो पूरा मैं नहीं घुमा सकती हूँ, मैं बॉन्ड घुमा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। अब पाई बॉन्ड कैसे बना है, पाई बॉन्ड ऐसे बना है, अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब है फ्री रोटेशन किस में पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। बहुत बेसिक सी थिंग है, इज इट क्लियर। अब आपको वो क्वेश्चन पूछ ले, एक डबल बॉन्ड दे दिया, एक सिंगल बॉन्ड दे दिया, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है भाई, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? Single bond के साथ. Single वाले. सिंगल बॉन्ड। नो 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 नो, अभी आप गलत दे रहे हो। Double bond. जिन बच्चों ने अब आंसर दिया वो सही दे रहे हो बेटा जी। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक है, पर वो सिग्मा के साथ मिलके, मान लो ये 0.5 का है और ये 1 का है, तो यहाँ पे तो ये 1 दे रहा है, तो यहाँ पे तो ये 1.5 दे रहा है ना, पाई कभी अकेला थोड़ा हो सकता है, इसीलिए तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था। तो आपके पास डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने, डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड की कम होगी। सिंगल को तो अकेले को तोड़ना है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ इन 3 बॉन्ड की, बजाओ कौन सा सबसे इजीली टूटेगा? सिंगल बॉन्ड. सिंगल, हाँ सिंगल, करेक्ट है बेटा जी। सिंगल बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे लेट टूटेगा। बेटा वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड की। मान लो मैडम आपने तो क्वेश्चन पढ़ाया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमें पेपर में आ गया बॉन्ड लेंथ, वो भी पढ़ा देते हैं भाई। बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड आपका लंबा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल ऐसा है, ट्रिपल ऐसा है। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी। आई थिंक ये सब बच्चों को पता है ना, जितना Yes, ma'am. हाँ Yes, बिल्कुल। ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये छोटा है, जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी ना उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है ना। तो इस केस जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना बॉन्ड वीक भी होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी मैं एक आपको मॉलिक्यूल दे रही हूँ ये वाला, और एक आपको मॉलिक्यूल दे रही हूँ ये वाला। इन दोनों के केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से निकालनी है। देखो मैंने नाइट्रोजन के स्पेशली क्यों एग्जांपल लिया है, क्योंकि जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नाइट्रोजन वाले केस में थोड़ा ऑड इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे।
एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, बाकी दो के साथ डबल बॉन्ड, पर ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत है? कैन एनीबडी अनम्यूट एंड टेल? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आएगा इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही प्रफुल। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बच्चा जी, इसमें क्या नहीं है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में? डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसकी वजह से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग में नहीं कर सकता। तो इसमें हमें एक बॉन्ड क्या बनाना पड़ेगा? डेटिव बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी ये स्ट्रक्चर सही है। बाकी इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सबको पता है। NO2 प्लस क्या होता है? लीनियर होता है। बना के देख लेना आप आराम से स्ट्रक्चर को। इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में? कैन यू पीपल सॉल्व? Yes. Last thing I am going to take quickly, अगर हमें पूछा जाए ऐसा मॉलिक्यूल, मान लो कोई कंपाउंड आ गया, जैसे आ गया आपका ऐसे LiNH2, ऐसे कंपाउंड आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, एक को प्लस कर लेना है, दूसरे को माइनस कर लेना, और उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देनी है। तो कैन यू पीपल सॉल्व दिस? NH2 नेगेटिव जरा ट्राई करो, व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, कैसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ मुझे। चलो मैं बता देती हूँ, आई एम गिविंग यू द हिंट, ट्राई करना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH2 नेगेटिव के केस में नाइट्रोजन के साथ दो तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है? तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ? इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, आपके पास ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई है? वाटर लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंट है, और ये वाटर लाइक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ji, thank you. So quickly, I am taking the one last question, and that question is about the MOT. MOT के केस में बेटा ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे इलेबोरेटिव वे में, हो सकता है आपको पूछा जा सके, तो मैं एक छोटा सा सीक्वेंस लिख रही हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस लिखा है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेटा ऑलवेज दे आर, मतलब हमेशा इंटायरली डिफरेंट दे आर फ्रॉम द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। आपने देखा होगा p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। अब देखो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो ये बिल्कुल स्प्लिट हो गए हैं, x और y अलग हो गया, z अलग हो गया। ये दोनों इक्वल का मतलब है सेम एनर्जी के हैं, अदरवाइज ये सारे अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न में लिखे हैं। जब आपको पेपर में मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आएगा ना, तो मॉलिक्यूल का क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे H2, अब हाइड्रोजन 2 कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। इज दैट क्लियर? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द H2 मॉलिक्यूल। ओके, थैंक यू सो मच। इफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाँ एक बात और याद रखना, एक तो ये सीक्वेंस लर्न करना है बेटा, और दूसरी बात है 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, जैसे हम पहले पढ़ते थे इन द केस ऑफ अ एटम ओनली, ठीक है? पढ़ते थे ना अफबाउस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल वगैरह वगैरह, सब वैसे ही चलेगा। हर्ट्ज रूल तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम यू आर ऑब्जर्विंग अ सेम सिचुएशन, और जहाँ पे लगेगा इक्वल एनर्जी में लगेगा, कब वो आपको पता है, पेयरिंग कब करनी है कब नहीं करनी है। तो बेटा हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो जब आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग करना होता है। तो अब आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ s वाला पार्ट ही आएगा। तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मान लो आपका कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ गया पेपर में, Be2 आ गया, या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, He2 आ गया। ओके, हु कैन टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन He2 क्विकली? 2 नहीं बेटा, He2 Zero. हाँ जी, 0 तो बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हो ना बेटा आप। हाँ जी, He2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, तो पहले 2 किस में जाएंगे बताओ मुझे?
हाँ जी, पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 में जाएंगे, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर एक बच्चे ने बोला भी था, तो दिस इज 2 - 2 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है 0 बॉन्ड, 1 का मतलब है 1 बॉन्ड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें कम है, तो मतलब है He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब हो गया दिस डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो पेपर में थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसने B2 पूछ लिया, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10, तो 10 कैसे 2 4 6 8, अब 2 बच गए ना, तो 9 और 10 ऐसे करोगे इक्वल एनर्जी। तो बाकी बॉन्ड ऑर्डर आप इसका निकाल सकते हो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके आराम से। और दूसरी बात, कई बार आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ लेता है, अब आपको पता होगा ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन वाला केस मैं अभी नहीं करा रही हूँ, मैंने सिर्फ हाफ तक करवाया। ऑक्सीजन वाले केस में 2pz पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2pz उठ के। बेटा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतने ज्यादा बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड उतने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। अभी हमने पढ़ा जितनी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, एक B2 है, एक B2 प्लस है, एक B2 माइनस है, आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ। तो आप क्या कर सकते हो, इनमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, इसमें इलेक्ट्रॉन भर के, और भरने के बाद आप जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, इस हिसाब से कर सकते हो। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, one or the two things I just want to tell you. Some of the students may experience this कि मैम ने थोड़ा आज फास्ट पढ़ाया है। बेटा एक्चुअली में इफ देयर, ये मैंने क्यों करवाया आपको, इफ देयर वुड बी योर टेस्ट, तो आई थिंक थोड़ा सा अगर आपको टॉपिक का आइडिया होगा तो आप अटेम्प्ट करोगे। अगर आपको टॉपिक का आइडिया नहीं होगा तो आप क्लियर कट बोलोगे कि हमें तो आइडिया ही नहीं है, तो हमें ट्राई ही नहीं करना है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट यू कि अगर आपको आने वाले 1-2 दिनों में टेस्ट में बैठना पड़े तो मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया। अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक दोज टॉपिक विच आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एंड विच आर हैविंग अ गुड प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये बात को ध्यान रख के चलना है। तो जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मेरी स्पीड से, आई एम श्योर कि नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी, ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि थोड़े से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएं, बाकी आपको पता है हाउ वी वर रनिंग द क्लास अर्लियर। तो इज दैट क्लियर? प्लीज गिव मी थम्स अप एंड इफ यू आर क्लियर विद दैट। एंड वैसे भी हमें कैसे चलना है बच्चा जी, हमें थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, हमें इसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक लास्ट पोल करवा लेते हैं, अभी 2 मिनट हमारे पास है, वाई टू वेस्ट द टाइम। लास्ट पोल ये करवा लेते हैं कि AlCl3 ले लिया मैंने और एक AlCl ले लिया। आप मुझे बताओगे कि इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, मोर कोवेलेंट। कौन सा रूल बताना है, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं और मेरे सारे स्टूडेंट सही आंसर करेंगे। लास्ट पोल है, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं बेटा। लो बच्चा जी, आई हैव जनरेटेड अ पोल फॉर यू and you can answer now. बस मुझे ना ये है कि सब बच्चे पार्टिसिपेट करो ताकि आपको पेपर में बैठ के पहली बार क्वेश्चन देख के डर ना लगे, इतना प्रैक्टिस हो जाए। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो करूंगी ही, तो डोंट वरी अबाउट योर आंसर। ये ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए माइंड पे, मुझे क्लियर कट आंसर चाहिए। वेरी गुड। चैट बॉक्स में मत लिखिए बच्चा, पोल कीजिए। हाँ, जिन बच्चों का पोल एक्टिव नहीं है दे कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। बड़े क्लोज हो आप लोग आंसर के। हाँ ओके, आई वांट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मोर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर था AlCl3, और जिन बच्चों ने AlCl3 आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उनको कैसे पता लगा? क्योंकि AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 है और AlCl में इसका +1 है। तो +3 के केस में साइज छोटा होगा, साइज एल्यूमिनियम +3 का लेस होगा बच्चा, एल्यूमिनियम +1 का हायर होगा। तो इन दैट रेस्पेक्टिव स्मॉल कैटायन होगा तो मोर कोवेलेंट। So thank you very much for attending the session and all the best. If you people are revising this chapter, I am giving you
द हिंट ऑफ ऑल द क्वेश्चन आई वाज गिविंग यू, अब आपको बस अप्लाई करना है उसको. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. अच्छे से पढ़ाई करना. Thank you, ma'am. सॉरी, आई हैव टू अनाउंस इट, आई हैड टू अनाउंस इट अर्लियर. आपको बच्चा यहीं पे रहना है, मुझे छोड़ना है क्लास. रुकिए, आप यहीं पे रुकिए. गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग जी. Bye, ma'am.